कितने बच्चे जन्म के समय या कितने बच्चे जो हैं पहले ही महीने के अंदर अंदर दम तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो न्यूबॉर्न को आता है वो समय से पहले हो जाना, जिसको हम प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है कि वुमेन का मेंटल हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, और जो ज़्यादातर नेग्लेक्टेड रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट शरद कामरा फ्रॉम क्रैक द वेलनेस कोड। आज हम एक बहुत स्पेशल सेशन लेकर आए हैं आपके लिए ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। टाइटल ही बताता है, किसी की हेल्दी बिगिनिंग है, किसी का होपफुल फ्यूचर है। हेल्दी बिगिनिंग फॉर द मदर, होपफुल फ्यूचर फॉर द न्यू इन्फेंट बेबी। हमारे साथ दो बहुत खास एक्सपर्ट जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रियंका ठाकुर शर्मा है हमारे साथ, जो कि एक लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम राजस्थान हॉस्पिटल, और डॉक्टर वरुण शर्मा है हमारे साथ, जो कि RHL बेबीलोन एडवांस चाइल्ड सेंटर में नियोनेटोलॉजिस्ट है। दोनों के साथ हम बहुत खास वार्ता करने वाले हैं, कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं फॉर द वुमेन हु आर कंसीव्ड और कंसीविंग और प्लानिंग टू कंसीव, और उन बच्चों के बारे में जो कि अभी पैदा होने वाले हैं या जस्ट हुए हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। और पहला प्रश्न हम पूछते हैं डॉक्टर प्रियंका से कि क्या जो हमारे माताएं हैं, जो माता बनने वाली हैं, उनके स्वास्थ्य में ऐसी कुछ गड़बड़ियां होती हैं, ऐसे कुछ परेशानियां आती हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रोज अखबार पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और जब परिवार के अंदर हम कहते हैं कि कोई भी खुशखबरी फैलती है, पूरा परिवार खुश हुआ होता है और कहते हैं कि अच्छा कोई नई खबर है, कुछ खुशखबरी है, गुड न्यूज की बात करते हैं। तो ये गुड न्यूज बैड न्यूज ना बने या सैड न्यूज ना बने, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो माताओं को और पूरे परिवार को रखनी चाहिए? बिल्कुल शरद जी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रेगनेंसी जैसा कि अपन देखते हैं, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है, पर ये डिजीज ना बने, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी सिर्फ एक वुमेन जो मदर वुड बी मदर बन रही है वहाँ तक लिमिटेड नहीं होती है। इसमें एक पूरा परिवार, जैसे कि आपने बोला, इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। कभी कभी आस पड़ोस के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो अपन ये चाहते हैं कि ये अच्छी रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनका अपन को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मदर की न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मदर का न्यूट्रिशन एक नॉर्मल न्यूट्रिशन से थोड़ा डिफर कर जाता है उसमें। सेकंड, उसके रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। थर्ड, डॉक्टर्स विजिट होती है। फोर्थ, उसका अपना मेंटल वेलबींग होता है। न्यूट्रिशन में मदर को क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अपने यहाँ पे थोड़े मिथ्स भी हैं इसको लेके कि कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें खानी चाहिए। पर जनरली एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट हेल्दी हो, होल ग्रेन्स हो, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, और पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ होती है नॉर्मल रेगुलर चेकअप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए कि हम अभी नहीं दिखाने जाएंगे, 3 महीने का हो जाएगा तब जाएंगे, 4 महीने का हो जाएगा तब जाएंगे। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई वैसे ही आप डॉक्टर से मिलें। नॉर्मल रूटीन चेकअप, जैसा जैसा डॉक्टर की सलाह हो वैसे वैसे दिखाते जाएं। जो टेस्ट बताए जाएं वो करवाएं, जो सोनोग्राफीज हैं वो करवाई जाए, जिससे कि डॉक्टर को और आपको दोनों को ये पता रहे कि आप भी स्वस्थ हैं और आपका बेबी भी स्वस्थ है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं तो वो जल्दी डायग्नोस हो जाएं और जल्दी मैनेज हो जाएं। फिर इसके साथ में आप नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा, ये भी एक ज़रूरी पार्ट होता है प्रेगनेंसी का। एंटीनेटल एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, वॉकिंग है, इसको कंटिन्यू करना है, इसको बंद नहीं करना होता है ना। और अगर आप जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो आप अगर आप काम करने जाते हैं तो आप उसको भी कंटिन्यू करें, उसको भी बंद नहीं करना होता है। सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है कि वुमेन का मेंटल हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, और जो ज़्यादातर नेग्लेक्टेड रहता है। अपन ये चाहते हैं कि मदर स्ट्रेस फ्री रहे, पॉजिटिव रहे और रिलैक्स्ड रहे। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
वंडरफुल, कितनी सुंदर बात बताई हमें डॉक्टर प्रियंका ने, और किस तरीके से माताएं अपना ध्यान रख सकती हैं, परिवार के लोग अपना ध्यान रख सकते हैं उन माताओं का जो कि कंसीव कर रही हैं, और बच्चा अच्छा हो, स्वस्थ हो, और उसमें कुछ भी जो भी है दिक्कतें जो हैं जो कि आगे प्रेगनेंसी में आ सकती हैं वो ना हो, उसके लिए रेगुलर चेकअप्स की बात की। तो बहुत सुंदर बातें आपने बताई, और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है वो सब मुझे लगता है सब ध्यान से सुन रहे हैं। चलते हैं आपके पास डॉक्टर वरुण। एक बहुत सुंदर सा प्रश्न मन में आ रहा था कि एक हेल्दी बिगिनिंग की हम बात करते हैं और बच्चे के होपफुल फ्यूचर की हम बात करते हैं। एक अच्छा माहौल है परिवार में और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कहीं ना कुछ दिक्कतें शायद पहले की होती हैं जो कि लेटर ऑन चाइल्ड बर्थ के टाइम नजर आती हैं। और अगर हम उसको बड़े पैमाने पे एक बार देखें, जो WHO फिगर्स की बात करता है वो कई बार मोर्टेलिटी रेट्स की बात करता है कि कितने बच्चे जन्म के समय या कितने बच्चे जो हैं पहले ही महीने के अंदर अंदर दम तोड़ देते हैं। तो और ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज बनती है फैमिली के लिए, मदर के लिए, फॉर द लॉस जो आता है। तो इस सब से कैसे बचा जा सकता है, और वो इनिशियल क्या केयर है जो कि बच्चे को मिलनी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें। थैंक यू शरद जी, आपने हमें इनवाइट किया और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मैटरनल एंड न्यूनेटल हेल्थ के बारे में। तो जैसे आपने इंडिकेटर्स की बात करी, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमेशा अपने न्यूबॉर्न मॉर्टेलिटी रेट को मॉनिटर कर रही है, और हमने देखा है कि पिछले कुछ दशकों से इसमें हमेशा लगातार सुधार आ रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी फोकस किया है न्यूबॉर्न हेल्थ पे। तो अभी देखा जाए तो अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में, तो 2 बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए हमने हमेशा ही अभी न्यूबॉर्न और मैटरनल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। तो जो क्वालिटी एंटीनेटल केयर जैसे मैडम ने बताया, तो अगर वो मदर को मिलता है तो डेफिनेटली एक हेल्दी बेबी की ज़्यादा चांसेस है बर्थ होने की। लेकिन कई बार कुछ परेशानियों की वजह से या तो डिलीवरी जल्दी हो जाती है, या फिर डिलीवरी के बाद बेबी को कोई इन्फेक्शन की वजह से बच्चा ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। उन दोनों ही सिचुएशन में बेबीज़ के हेल्थ पे इसका बुरा असर पड़ता है। तो डेफिनेटली हमें अगर मदर के हेल्थ पे फोकस करेंगे और एक गुड क्वालिटी एंटीनेटल केयर देंगे और डिलीवरी के समय पे मदर और बेबी दोनों का ध्यान रखेंगे, तो हम इन न्यूबॉर्न सर्वाइवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर वरुण। मुझे इससे जुड़ता हुआ जो प्रश्न जो इस समय आ रहा है वो ये है कि डॉक्टर प्रियंका, अच्छी सेहत जो की बात की आपने, सही खान पान की और जीवन शैली की बात की, तो इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि स्पेसिफिक टू द एक्सपेक्टिंग मदर ये कैसे डिफरेंट है एज कंपेयर टू नॉर्मल वुमेन। बिल्कुल, इसमें प्रेगनेंसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल कि मदर हेल्दी रहे, है ना, मदर को खून की कमी नहीं होए, थायराइड की प्रॉब्लम्स नहीं होए, और भी कोई जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, इसको हम काफ़ी हद तक सिर्फ न्यूट्रिशन से और लाइफस्टाइल चेंजेस से अपन इस पे काबू पा सकते हैं। न्यूट्रिशन में ये ज़रूरी है कि मदर एक अच्छी बैलेंस डाइट ले और मल्टीपल पार्ट्स में ले। एक बार में, जैसे नॉर्मल इंसान 2 बार खाना खाता है, एक बार ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, डिनर करता है, लेकिन प्रेगनेंसी में स्पेशली शुरू की जो पार्ट्स होते हैं उसमें नॉजिया वॉमिटिंग इतना ज़्यादा होता है कि जो वुड बी मदर होती है वो इतना सारा खाना नहीं खा पाती है। तो उनके लिए मेरी सलाह है कि आप एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं, खाने को डिवाइड कर लें, थोड़े 2-2 घंटे में खाने को बना लें, एक 4 टाइप का बना लें कि हम कितनी देर में क्या क्या खा रहे हैं। कैल्शियम की मात्रा के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसका सेवन अच्छी तरह से करना चाहिए। कुछ खाना होता है जो हमें इसमें अवॉइड करना होता है, जैसे कि फ्रूट्स में पपाया अवॉइड करना होता है। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो प्रॉपरली कुक्ड नॉन वेज लेना होता है। फिशेस नहीं खानी होती हैं, और अनपास्चराइज्ड मिल्क है या अनप्रोसेस्ड चीज़ है, ये आपके प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस खाने को अपन को अवॉइड करना होता है। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल होता है ग्रोथ में, तो ये वाली चीज़ों को अपन को बंद करना पड़ता है। बाकी
जो एक और अनदर इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो है कि स्लीप आपका कितनी होनी चाहिए। जो नॉर्मल 8 आवर्स की स्लीप होती है, प्रेगनेंसी में वो 10 आवर्स की स्लीप होती है। 8 घंटे आप आराम से रात को सोएं और 2 घंटे बीच में आफ्टरनून में आराम करें। तो लाइफस्टाइल चेंजेस एंड न्यूट्रिशन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू हैव अ हेल्दी बेबी एंड अ हेल्दी मदर। वाओ, वंडरफुल। तो यानी कि जो साधारणतः जो महिलाएं हैं उनके बजाय जो नींद है वो एक्सपेक्टिंग मदर्स को ज्यादा चाहिए, और उनको उनका डाइट का भी स्पेसिफिकली अलग से ख्याल रखना होता है। उनमें अलग अलग चीजें जो हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बैलेंस डाइट की जो जरूरत है। और अक्सर ये बात कही जाती है कि द एक्सपेक्टिंग मदर वो सिर्फ अपने लिए खाना नहीं खा रही, जो अंदर शिशु पल रहा है उसके लिए भी खा रही है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड थॉट। सो डॉक्टर वरुण, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ कॉम्प्लिकेशंस कई बार चाइल्ड बर्थ के दौरान आती हैं। तो अगर बच्चा समय से पहले हो जाए या उसका वेट कम होता है तो उसकी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है फिर? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने पहले न्यूबॉर्न सर्वाइवल की बात करी, तो उसमें जो सबसे बड़ा रिस्क जो न्यूबॉर्न को आता है वो समय से पहले हो जाना, जिसको हम प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। तो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 37 to 42 वीक्स का होता है। तो जो भी बेबी इसके पहले हो रहे हैं वो डेफिनेटली उनको एक स्पेशल केयर चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे हमने NICU और स्पेशल बेबी केयर यूनिट्स होते हैं जहाँ पर प्रीमेच्योर बेबीज को रखा जाता है। तो आम भाषा में हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं। NICU कहते हैं कि NICU में बच्चा भर्ती है। तो अब ये विशेष देखभाल किन बच्चों को जरूरत पड़ती है? तो जिन बच्चों का वजन 2 किलो के नीचे है उन्हें NICU में एडमिट करना पड़ता है। जो बेबी 34 वीक से पहले हो गए हैं उन्हें भी NICU में एडमिट करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार बच्चे कुछ और कारण से भी बीमार हो सकते हैं। तो जैसा एक प्रॉपर मैच्योर बेबी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार वो ज़्यादा जॉन्डिस के शिकार हो जाते हैं, और कई बार फीडिंग इश्यूज आती है जिससे कई बार डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। तो उन सभी कारणों से भी बच्चा NICU में एडमिट हो सकता है। कुछ बच्चों को डिलीवरी के बाद ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, कई बार उनका सर्कुलेशन स्टेटस सही नहीं रहता है, तो इन बच्चों को भी हमें विशेष देखभाल के लिए एडमिट करना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो हर एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक सेफ बर्थिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना ज़रूरी है, जहाँ पे डिलीवरी के दौरान बेबी की मॉनिटरिंग, बर्थ के बाद भी प्रॉपर बेबी की मॉनिटरिंग हो, ताकि हमें पता चले कि कौन सा बच्चा बीमार ज़्यादा है और उसे NICU की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को NICU की ज़रूरत नहीं होती है, वो डिलीवरी के बाद मदर के पास रह सकते हैं, जिसको रूमिंग इन कहते हैं। तो उससे हम उन बेबी को ज़्यादा सेव कर सकते हैं। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। फिर ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करके मेक श्योर करते हैं कि बच्चा फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में सिर्फ माँ के दूध पे रहे। तो इन सब का जो प्रोसेस होता है वो ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस एंड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए मदर और बेबी का सपोर्ट हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना होता है, जिससे हम मदर को लैक्टेशन सपोर्ट और बेबी को बेसिकली फुल ब्रेस्ट फीडिंग पे आने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। वंडरफुल, एक्सेलेंट। तो कितना ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की जाए और पता चले कि बच्चा सही तरीके से ग्रो कर रहा है। वो इंटेंसिव केयर जो बच्चे को चाहिए वो उसके आगे की लाइफ के लिए, आगे की हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती होगी। तो इससे एक प्रश्न जुड़ता हुआ डॉक्टर प्रियंका जो आता है वो है कि डिलीवरी से पहले ऐसे क्या जरूरी टेस्ट और चेकअप्स हैं और किस हद तक ये जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोका जा सकता है? एंड आई कैन अंडरस्टैंड एज अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट यू मस्ट बी फॉलोइंग सम गुड प्रैक्टिसेस। तो वो क्या है, आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, जैसे ही किसी भी मदर को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उनको बिल्कुल हॉस्पिटल आना चाहिए, अपना फर्स्ट चेकअप कराना चाहिए। और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जैसे कि CBC है, शुगर का टेस्ट है, थायराइड का टेस्ट है, HIV HbS एंटीजन का टेस्ट है, हेपेटाइटिस B का टेस्ट है, VDRL का टेस्ट है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जिससे कि हम थैलेसीमिया रूल आउट करते हैं मदर में।
ये सब टेस्ट कंपलसरी होते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है वैसे ही ये सारे टेस्ट कराने जरूरी होते हैं। हीमोग्लोबिन, यूरिन रूटीन, ये टेस्ट बार बार होते हैं, 1.5-2 महीने में होते हैं, क्योंकि खून की मात्रा में कमी और गिरावट आने के चांसेस होते हैं जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है। इन ब्लड टेस्ट के अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं। जैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल आती हैं हॉस्पिटल में, तो उनका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, उनका वेट देखा जाता है और उसको मॉनिटर किया जाता है कि इनका वेट टाइम टू टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में कम से कम 10 से 11 किलो का वेट बढ़ता है। तो अगर वेट स्टेशनरी है या बढ़ नहीं रहा है तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद बेबी की भी ग्रोथ थोड़ी प्रॉपर नहीं हो रही होगी। इनके अलावा सोनोग्राफीज होती हैं जो हमारे लिए कुछ 4 से 5 सोनोग्राफी होती हैं जो कंपलसरी होती हैं। शुरू की एक सोनोग्राफी जिसमें ये पता चले कि भाई बच्चे की धड़कन बनी है कि नहीं बनी है। तीसरे महीने की सोनोग्राफी जिसको हम एंटी स्कैन बोलते हैं। उसके बाद एक 5वें महीने की सोनोग्राफी होती है जिनको हम एनॉमली स्कैन बोलते हैं, जिसमें बच्चे की एक डिटेल्ड सोनोग्राफी होती है। बच्चे में किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृति, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये कंपलसरी होती है। इसके बाद कुछ सोनोग्राफीज ग्रोथ स्कैन सोनोग्राफीज कहलाती हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है, बच्चे के आसपास का पानी बराबर है कि नहीं है, प्लेसेंटा की पोजीशन किधर है, ऊपर है नीचे तो नहीं है। तो ये सारी सोनोग्राफीज टाइम टू टाइम उनको करानी होती हैं। ये कुछ मैंडेटरी टेस्ट हैं और मैंडेटरी सोनोग्राफीज हैं WHO से, जो कि हर किसी को करानी होती है। जैसे जैसे वो चेकअप के लिए आते जाते हैं उनके अपने डॉक्टर की गाइडेंस में वो ये सब टेस्ट करा सकते हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है फॉर हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। तो डराने के पर्सपेक्टिव से नहीं, पर अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप बताना चाहेंगे सबको कि अगर इस तरीके की चूक करते हैं तो उसका नुकसान क्या है? अगर ये टेस्ट अपन नहीं कराएं या अपन ये टाइम टू टाइम सोनोग्राफीज नहीं कराएं तो सबसे पहले तो क्या है, अगर सोनोग्राफीज नहीं कराएंगे तो कोई कंजेनाइटल एनोमली अपन से मिस हो सकती है सबसे पहले शुरू वाली सोनोग्राफीज में। तो जैसा कि अपन देखते हैं कि कई बच्चों को जब जन्म लेते हैं तो उनके हाथ पैरों में या सर में कोई प्रॉब्लम होती है, या बच्चा को डाउन सिंड्रोम होता है। आजकल ये सब चीजें पहले से डायग्नोस हो जाती हैं, सोनोग्राफी से भी होती हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर्स, उनसे भी हो जाती हैं। तो हम इन सब चीजों से बच पाते हैं। दूसरी बात होती है कि जो ग्रोथ स्कैन्स होते हैं उनमें हमें पता चलता रहता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, बच्चा नॉर्मली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बच्चा अपनी ग्रोथ से पीछे तो नहीं है। तो हमें अगर जल्दी पता चल जाएगा कि बच्चा अपनी ग्रोथ से पीछे है तो हम जल्दी माँ को इस तरह का न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे कि वो अपनी ग्रोथ को कवर कर सके। हम कोशिश कर सकते हैं कि वो अपनी ग्रोथ को कवर सके, जैसे कि पानी कम हो रहा है या बच्चा अपनी जो ग्रोथ है उससे पीछे चल रहा है, जिसको हम IUGR बोलते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि वो बेबी इतना सिक या इतना वैसा कम लो बर्थ वेट का ना निकले जितना कि अभी हमें दिख रहा है। अगर हम टाइम टू टाइम सोनोग्राफीज नहीं कराएंगे या ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मिस आउट कर जाते हैं। और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस मिस आउट करेंगे तो मदर को भी प्रॉब्लम होगी, मदर विल ऑल्सो नॉट बी हेल्दी। डिलीवरी के टाइम पे मदर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि फिर अपन ने देखा है कि उससे मैटरनल मोर्टेलिटी या सर्वाइवल रेट मदर का कम हो जाता है, या मदर को खून की कमी होने की वजह से जो कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मदर शॉक में चली जाती हैं डिलीवरी के टाइम पे, वो सब होने की संभावना कम हो जाती है। तो हम एक हेल्दी, जैसा कि आपने बोला है कि हेल्दी बिगनिंग के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत सुंदर बात बताई। और कितने मुख्य बिंदु हैं इसके अंदर जो हम सारे जो परिवार के लोग हैं, फादर हैं, एक्सपेक्टिंग मदर हैं, पूरा परिवार जो है वो अगर इस चीज को इंश्योर करे दैट मदर इज टेकन बेस्ट केयर ऑफ, नॉट ओनली फॉर हरसेल्फ बट ऑल्सो फॉर द बेबी शी इज कैरिंग, तो ये बहुत जरूरी है। और ये सब मुख्य बिंदु आप सबके जानकारी के लिए हैं और सावधानी के लिए हैं। तो एक बहुत प्रश्न जो जुड़ा हुआ आता है और आजकल इस बारे में बातचीत भी काफी की जाती है डॉक्टर वरुण, कि बच्चा डिलीवरी के बाद, और अक्सर इस चीज की बात की जाती है कि उसका जो मदर टच है उसके लिए बहुत जरूरी है, इसके बारे में बात की जाती है। एक टर्म यूज की जाती है कैंगरू मदर केयर। तो इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और इसके क्या महत्वपूर्ण फायदे हैं बोथ फॉर मदर एंड चाइल्ड। जैसे मैडम ने बताया कि हमें
जो एंटीनेटल चेकअप्स कर रहे हैं उसमें विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कई बार सब कुछ करने के बावजूद भी बच्चा या तो प्रीमेच्योर हो जाता है या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के वजह से हमें जल्दी डिलीवरी करानी पड़ जाती है। तो उस सिचुएशन में हम बेबी को बचा पाते हैं, लेकिन एक टास्क या एक तरह का बेसिकली जो NICU केयर है वो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फैमिली को। तो उसमें जो सबसे बेस्ट इंटरवेंशन माना जाता है कि कैंगारू मदर केयर, जिसमें हम बेबी को मदर के चेस्ट से लगा के रखते हैं दोनों ब्रेस्ट के बीच में। तो जिस तरह से कंगारू अपने बेबी को रखती है वैसे ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है। तो इससे दोनों मदर और बेबी को इसके फायदे होते हैं। तो अगर बेबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब हम बेबी को मदर के स्किन से लगा के रखते हैं या चेस्ट पे रखते हैं तो उससे मदर को, बेबी को जो गर्माहट मिलती है मदर से, तो उससे बेबी को टेम्परेचर कंट्रोल करने में फायदा होता है, तो हाइपोथर्मिया नहीं होता है। प्लस बेबी स्पेंडिंग लेस कैलोरीज ऑफ ओन टू मेंटेन टेम्परेचर, तो बच्चे की ग्रोथ भी बेटर होती है। दूसरा, जो बच्चे की स्टेबिलिटी है वो बेहतर हो जाती है बोथ फ्रॉम ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बेबी को भी बहुत अच्छा लगता है मदर के पास रहने से। ठीक है। और साथ में जो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर। तो ये जो बॉन्डिंग है मदर और बेबी के बीच में, ये ज्यादा बेहतर शुरुआत हो पाती है कंगारू मदर केयर से NICU सेटिंग में, जहाँ पे बहुत सारी मशीनें होती है ना, थोड़ा आवाज भी कई बार ज्यादा होता है, कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती है। तो उन सब के बीच में अगर मदर और बेबी कंगारू मदर केयर पोजीशन में है तो बेबी को बहुत ही एक स्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है। मदर के लिए बेनिफिट है कि KMC कराने से उनका एक तो मिल्क आउटपुट बढ़ जाता है, तो वो बेबी के लिए मिल्क प्रोवाइड कर पाती है। एट द सेम टाइम उनको जो थोड़ा स्ट्रेस है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाने का या फिर बेबी के जो हेल्थ के इश्यूज है उसको, तो वो कंगारू मदर केयर कराते हुए सब कुछ भूल जाती है। तो उनको एक बहुत रिलैक्सेशन फील भी आती है एक तरह से, warmth of a relationship, plus she feels that she is giving her valuable inputs in the baby care। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो इन सब चीज कंगारू मदर केयर से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है NICU के अंदर। और वो मदर और बेबी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एक रीअश्योरिंग फीलिंग आती है मदर को दैट। तो इसी डिस्कशन को आगे चालू रखते हैं और डॉक्टर प्रियंका, एक बहुत अहम सवाल आपके लिए। आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा, और वो अनुभव अगर आप सबके साथ साझा करें, जब महिलाएं फर्स्ट टाइम कंसीव मदर्स आपके पास जब आती हैं, कुछ ना कुछ घबराहट अंदर होती है, एप्रीहेंशंस होती हैं, डर होता है, तो आप उस सबको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उनके लिए पहला एक्सपीरियंस है। हाउ डू यू हैंडल दैट? बिल्कुल, जब मदर्स आते हैं तो वो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, उनके भी क्वेश्चंस होते हैं, फैमिली के क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि अभी पहले वाला सिस्टम जो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब फैमिलीज भी चाहते हैं कि जो वुड बी मदर्स हैं वो आए, हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर के अंडर केयर में रहें। पेशेंट खुद भी बहुत एंग्शियस होता है कि 9 महीने क्या होएगा, अपने बेबी को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे मैनेज होएगा, कैसे ग्रोथ होएगी, हमें आगे क्या क्या करना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रीअश्योरेंस एंड काउंसलिंग, अवेयरनेस, एजुकेट करना उनको कि ये एक नॉर्मल चीज है, प्रेगनेंसी में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कि ऐसा कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, जो है वो एक नॉर्मल आपकी बॉडी में चेंजेस आने वाले हैं। जो चेंजेस आने वाले होते हैं वो हम उन्हें समझा सकते हैं कि जैसे आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, आपको थोड़ी सी थकान जल्दी हो जाएगी, आपको अपनी थोड़ी सी डाइट बढ़ानी है, आपको थोड़ा सा अपना रेस्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी न्यूट्रिशन के हिसाब से, जैसे कि शुरू के टाइम में फोलिक एसिड, फिर उसके बाद में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर। और उनकी एक डिटेल्ड, ये एक बहुत बड़ा फर्स्ट वाला सेशन जनरली बड़ा सेशन होता है, जिसमें वो भी हमसे बहुत देर बात करते हैं, हम भी उनसे पूरा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, बहुत सारी चीजें रूल आउट करने के लिए। उनकी खुद की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनको कभी कोई बीमारी रही हो, कभी उन्होंने कोई ऑपरेशन कराया हो रिलेटेड टू एनी ऑफ देयर बॉडी ऑर्गन्स, उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी, उनकी फैमिली में कभी डायबिटीज रहा हो, हाइपर ब्लड प्रेशर रहा हो, जेनेटिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो, तो उससे फिर पेशेंट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ, कि मैं अब आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ हेल्दी
प्रेगनेंसी, जब वो एक डॉक्टर की केयर में आ जाती हैं तो उनको लगता है कि हाँ मेरे टेस्ट होते जाएंगे, वो टेस्ट उनको रीअश्योर करते हैं कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी प्रेगनेंसी। और कुछ भी एक इंटरैक्शन टाइप का हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, जहाँ पे पेशेंट फ्री हो जाता है अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए, छोटी प्रॉब्लम्स हो जो उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज द बॉन्ड जिससे कि वो उनकी थोड़ी एंग्जाइटी कम होती है, एजुकेशन और अवेयरनेस से उनकी एंग्जाइटी कम होती है, टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप्स कराने से उनकी एंग्जाइटी कम होती है। और ये भी कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अपन को लग रहा है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या शी इज ऑलरेडी एक कार्डियक पेशेंट है, ऑलरेडी एक डायबिटिक पेशेंट है, तो मल्टीपल जो डॉक्टर्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी का हम इंटरेक्शन लेते हैं, उनको रेफर आउट करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि इनका आगे कैसे मैनेजमेंट करता है। तो ये सब चीज़ों को लेके फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है और जैसे जैसे उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, उनकी एंग्जाइटी कम होने लगती है and she becomes more confident. तो आमतौर पर आप क्या मानते हैं कितनी विजिट्स एक जनरल एक केस के हो जाती हैं टू अ गायनेकोलॉजिस्ट? मिनिमम देखिए 8 विजिट्स आर एडवाइजेबल, ओके, बट इट इज इसका कोई स्पेसिफिक मापदंड नहीं होता है। शी कैन विजिट द हॉस्पिटल व्हेनेवर शी वांट्स टू, जब भी उनको प्रॉब्लम लगे। ऐसा है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हेडेक भी हो रहा होता है ना, तो वो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही आएगी। फीवर भी है तो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही आना है। नॉजिया, वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है, इसके लिए तो खैर आना ही है ना। तो नंबर ऑफ विजिट्स कुछ मापदंड नहीं है कि अपन को इतनी फिक्स करनी है कि आपको बस एक महीने में ही आना है या 15 दिन में ही आना है। जब भी दिक्कत होए तब आए, बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करें और उसका समाधान समझें। तो किसी तरीके का कैलेंडर उनको जो पहली विजिट में समझ आता है कि किस तरीके से उनका कैलेंडर चलना है। हाँ, और जो टेस्ट के बारे में आपने बताया, हाँ, फर्स्ट विजिट में ही हम उनको समझा देते हैं कि शुरू के 3 महीने 4 महीने आपको महीने महीने में आना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, तो उसके बाद आपको 15 दिन में आके दिखाना होता है, 9वें महीने तक। 9वें महीने के बाद हर 7 दिन में आके दिखाना पड़ता है। पर इसके बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो 24/7 द हॉस्पिटल इज रेडी टू रिसीव। ओके, वंडरफुल, एक्सीलेंट। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई और पता चलता है कि कैसे रीअश्योरिंग हो सकता है आपका प्रेगनेंसी। और अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अच्छे टच में हैं और आप उनसे पूरी वार्ता करते हैं, पूरा कम्युनिकेट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर करते हैं, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर इन द सेफ हैंड्स। तो इसी से आगे चलते हैं। डॉक्टर वरुण, आपसे एक प्रश्न पूछना था कि जो माता पिता बच्चा गोद में आ गया, ठीक है ना, अब अलग अलग चैलेंजेस इश्यूज होते हैं जो कि आप फेस करते होंगे। इट कुड बी रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज हो सकते हैं, जो वैक्सीनेशन है उससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं। और ये जो पहले 28 दिन है उसमें क्या कुछ होता है एक नियोनेटल केयर के अंदर, थोड़ा सा आप रोशनी डालें इसमें। तो ये जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो न्यूबॉर्न पीरियड है 28 दिन का, ये बहुत ही बेबी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो बोलते हैं कि टू हैव द बेस्ट स्टार्ट फॉर द बेबी, हमें एक क्वालिटी न्यूबॉर्न केयर देनी है, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला है कि टू स्टार्ट विद कि जब बेबी बॉर्न होता है तो हम बेबी को मदर के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करते हैं। तो जो प्रीमेच्योर बेबी नहीं है, जो टाइम से हो रहे, उन्हें भी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में देना है। तो इससे मदर सबसे पहले बेबी को रिसीव करती है, तो उससे जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है, आजकल हम कॉर्ड को डिलेड कट करते हैं, मतलब मदर और बेबी को तुरंत सेपरेट नहीं करते हैं। 1 से 2 मिनट या 3 मिनट वेट करते हैं जब तक कॉर्ड पल्सेशन चली नहीं जाती है, या फिर टाइमर के हिसाब से। इससे बच्चे को एक्स्ट्रा ब्लड मिलता है। तो इससे आगे चल के इन्फेंसी में जो एनीमिया होता है, आयरन की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, वो भी उसका इंसिडेंस भी कम हो जाता है। और डेफिनेटली गुड आयरन स्टेटस विल लीड टू बेटर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, इम्यूनिटी बेटर होता है हमें बच्चे तो का। ये डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एक अनदर क्वालिटी केयर आ गई है। तीसरा है कि हम मदर और बेबी दोनों को साथ में रखते हैं पोस्टनेटल वार्ड में या प्राइवेट रूम में, पहले 2-3 दिन के लिए, जब मदर और बेबी हॉस्पिटल में है। तो ये जो 2 से 3 दिन का टाइम होता है, उसमें हम बेस्ट से बेस्ट मदर को सिखा सकते हैं कि वो बेबी का ध्यान कैसे रखे। तो जैसे उनको फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, और बेबी की पोजीशन उनको समझनी है फीडिंग कराते वक्त, लैच कैसे कराना है। तो इसके लिए
जो बेबी नर्स है उन्हें टाइम टू टाइम मदर को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम हम जो बेबी का रूटीन है, जैसे डाइपर चेंज है, बेबी का स्पंज बाथ है, वो कैसे करना है, कैसे सफाई से करनी विद हाइजीनिक मेथड, तो वो पूरे परिवार वालों को सिखाते रहते हैं। So, ये पूरा न्यू नेटल केयर के अंदर ये सब चीजों की मोस्ट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट दी इज जाती न्यूट्रिशन, है। एज मदर मैडम सेड दैट मदर के लिए जैसे न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, वैसे बेबी के लिए भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। और जो मदर्स मिल्क है वो बेबी के लिए बेस्ट है, तो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही हम फोकस करते हैं। एट द सेम टाइम जैसे वैक्सीनेशन जो है वो बेबी को इन्फेक्शन से बचाता है, तो हम बर्थ वैक्सीनेशन भी विद इन 24 आवर्स बेबी को वो कुछ दे देते हैं। वैक्सीनेशंस जो बताना चाहेंगे आप, कौन से होते हैं? तो इनिशियल जो बर्थ वैक्सीनेशन है वो ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन के लिए बीसीजी वैक्सीनेशन है, और एक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप्स है। ओके। बट वैक्सीनेशन देने के बाद जो अदर थिंग्स इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। ओके। तो विटामिन डी की जो ड्रॉप्स है वो बेबी के हड्डियों को मजबूत करेगी और बेबी को आगे चल के रिकेट से बचाएगी, ताकि बच्चे की हड्डियां नरम नहीं हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करें फर्स्ट 1 ईयर ऑफ लाइफ के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है जो रूटीन केयर है, जैसे बेबी को कोकोनट ऑयल लगाना है तो मसाज जो बोलते हैं, तो ऑयल एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं। ओके। कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है, जैसे आंखों में काजल नहीं लगाना है, और कुछ और चीजें नहीं बच्चे को पिलाना है, हनी हो गया, बहुत जरूरी है सबके लिए तो जानना, वो सब चीजें बच्चे को नहीं देनी है। हमें हैंड वॉशिंग का बहुत ध्यान रखना है ताकि हम बच्चे को इन्फेक्शन नहीं दे। फिर कॉर्ड केयर भी जरूरी है। आजकल हम रिकमेंड करते हैं कॉर्ड को ड्राई रखिए, कुछ मत लगाइए, कोई पाउडर की जरूरत नहीं है, अपने आप कॉर्ड सेपरेट हो जाएगा और वहां पे हीलिंग हो जाती है। ओके। ये क्योंकि वो भी एक इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो कई बार न्यूबॉर्न में कम करना और बेहतर तरीके से करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि बहुत सारी चीजें करो और उससे बच्चे को तकलीफ हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम न्यूबॉर्न का कैसे ध्यान रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था और ये सब लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और नियोनेटल केयर जो है, इसके अंदर जो पड़ाव हैं वो भी बताए, वैक्सीनेशन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया, और केयर और जो स्किन जो मदर टू चाइल्ड टच है उसके बारे में भी कितना खूब अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। सो दिस इज वंडरफुल कॉन्वर्सेशन डॉक्टर वरुण। मेरा आखिरी प्रश्न है जो डॉक्टर प्रियंका से जाता है। डिलीवरी से पहले कई फैसले फैमिली पूरा इन्वॉल्व होती है लेने के लिए, और मदर के भी कई इश्यूज होते हैं एग्जिस्टिंग, नॉर्मल डिलीवरी होगी नहीं होगी, सी सेक्शन करना पड़ेगा, पेन मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, चूजिंग द राइट काइंड ऑफ हॉस्पिटल, और इस तरीके के कई फैसलों को प्लान करने की जरूरत होती है। और जब सबसे पहली बार को पेशेंट आ रहा है आपके पास, और क्या आप इन चीजों को असेस पहले करते हैं या बाद में करते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं इसमें? बिल्कुल शरद जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जितना एंटीनेटल केयर इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही जैसे आपने बताया था, पिछली बार पूछा था, पेशेंट एंग्शियस होता है। पेशेंट अपनी डिलीवरी को भी लेके बहुत एंग्शियस होता है कि कैसे मेरी डिलीवरी होएगी, कैसे मैनेज होएगा। तो इसमें एक बर्थ प्लान मेरे ख्याल से पेशेंट को आते से ही डिस्कस कर लेना चाहिए। भाई कि वो किस तरह की डिलीवरी, कहाँ पे डिलीवरी, उसको माइंड में एक मेंटल मेकअप होना चाहिए कि मैं कैसे हमारी डिलीवरी होनी चाहिए। इसको अपन ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक तो जो लो रिस्क होते हैं और एक जो हाई रिस्क होते हैं। हाई रिस्क वुड बी मदर्स वो हो गई जो जैसे कि जिनको ऑलरेडी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पहले 2 बच्चे जिनके ऑपरेशन से हुए हुए हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पहले से ही ऑपरेशन तय होता है, सिजेरियन, जैसे कि जिनके पहले से 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, जिनका प्लेसेंटा नीचे है, जिनके अंदर एंटीपार्टल हैमरेज हो गया है, या जिनको बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर चल रहे हैं, IUGR है, ओलिगो है। तो ये कुछ इलेक्टिव सिजेरियंस की कैटेगरी में आते हैं। हाई रिस्क पेशेंट जो होते हैं उनको अपनी डिलीवरी के लिए कोई भी एक बड़ा सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल चूज करना चाहिए, जहाँ पे सब तरह की सुविधाएं हों उनके लिए भी और उनके बच्चे के लिए भी। और जो लो रिस्क हैं, जिनकी डिलीवरीज ठीक चल रही हैं, वो अपने आसपास या कैसा भी हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो वो चूज कर सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस असेसमेंट होता है। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि आपके अगर शुरू के 3 महीने आपके अच्छे चले हैं तो आगे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कभी भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कभी शुगर डायग्नोस हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि सब कुछ अच्छा चलते चलते भी आपके बच्चे की धड़कन खराब हो गई हो, या सब बढ़िया चलते हुए भी आपका जो नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ लेबर है
उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोग्रेस आपका जो लेबर है वो प्रोग्रेस ना करे, तो इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। Okay. एक प्रोफेशनल वेल क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत होती है, जहाँ पे जो कि अवेलेबल होना चाहिए 24/7। और आफ्टर डिलीवरी, जैसे कि डॉक्टर वरुण ने बताया कि कुछ अपने नए प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग है, बर्थिंग कंपेनियन को हम लेबर रूम में अलाउ करते हैं, जिससे कि मदर का स्ट्रेस कम रहे, रिलैक्स रहे, उसको अपना थोड़ा फैमिली एनवायरनमेंट मिले। Okay. और जो बर्थिंग कंपेनियन उनके घर से होता है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनकी मदर इन लॉ हो सकती है, मदर हो सकती है, जो उनको कंटिन्यूसली एनकरेज भी करती हैं, और उसमें जो वुड बी मदर होती है, जो या मदर इन लेबर होती है, उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मेरे साथ में मेरे घर का एक जना है, आई एम नॉट इन अ अलोन प्लेस। That's very important for the mental and emotional mental health. and physical health। मतलब I have, from my personal experience I have seen कि ऐसी वुमेन, ऐसी मदर्स बहुत अच्छे से डिलीवर करती हैं, हैप्पीली डिलीवर करती हैं। और जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, जैसा कि डॉक्टर वरुण ने बताया, दैट इज आल्सो अ वेरी हैप्पी थिंग, क्योंकि जैसे ही बेबी निकला उसका फर्स्ट कांटेक्ट उसकी मदर को हुआ, एंड अगर फादर वहाँ एज ए बर्थिंग कंपेनियन होता है तो वी अलाउ द फादर आल्सो टू टच द बेबी, सो दैट जो बेबी है उसको फर्स्ट टच मदर का, अपने पेरेंट्स का मिले, तो दैट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स बोथ टू द पेरेंट्स एंड टू द बेबी। Wonderful. So हमने जाना the secret, the code to happy mothers and healthy babies. और इसके लिए हम we are really very thankful to Dr. Priyanka and Dr. Varun. So before we close the session, what message on this World Health Day would you like to give to the mothers and for the brighter future of the children? मैसेज एक्चुअली में मदर के लिए नहीं है, पूरे नेशन के लिए है। हैप्पी मदर से हैप्पी फैमिलीज बनती हैं, और हैप्पी फैमिली से हैप्पी कम्युनिटी बनती है। हैप्पी कम्युनिटीज और हेल्दी कम्युनिटीज से एक हेल्दी नेशन बनता है। Wonderful. Excellent. That is where the healthy beginning starts. Absolutely. Wonderful. क्या कहेंगे डॉक्टर वरुण आप? राइट, तो जैसे हमने बिगनिंग में बताया कि WHO ने इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम सेलेक्ट किया है इस वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए, एंड वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस व्हिच वी कैन डू टू इम्प्रूव बोथ मदर एंड यूनिटल हेल्थ। तो मुझे लगता है सोसाइटी को इसी तरह से अपना एफर्ट डालते रहना चाहिए टू गिव क्वालिटी केयर टू बोथ मदर एंड न्यूबॉर्न, और जो सोसाइटी का सपोर्ट है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए। तो इससे हम एक ऑब्वियसली हेल्दी फ्यूचर दोनों के लिए ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Wonderful, excellent. Thank you so much. It was such an enlightening and knowledgeable conversation. Thank you so so much. much. It was really Thank a you. pleasure to be Thank with you. you. Thanks.